गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी लोग नज़र डालेंगे। हालांकि लंबे समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, अभी गला में कुछ इशू है, आवाज़ थोड़ा भारी हो रहा होगा, आप लोग को एहसास होगा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या करना, आप लोग को यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना है। युक्ति आईएएस यूट्यूब चैनल को, विजडम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ युक्ति आईएएस का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सी कोर्सेज चलाई जा रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और जल्द से जल्द हम और भी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस आप दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, विभिन्न रीजनल लैंग्वेज पर, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश फॉर्मेट बाइलिंगुअल तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देश कर रहा है भ्रष्टाचार, वंशवाद भारत छोड़ो। यह भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, बयान है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड शासन प्रशासन का जो टॉपिक है आपको यह कवर करेगा। इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है। राजनीतिक तौर पर जो बातें की जा रही है उसको साइड रखिएगा, इसके जो शब्दांश प्रयोग किए गए उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भ्रष्टाचार और वंशवाद क्या हमारे सिस्टम के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस या तो आप लोगों को कवर किया था, पॉलिटी में भी बताया था कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं हमारे शासन प्रशासन पर, उसको लेकर ध्यान रखना आपको। तो उसमें कुछ बातों को इनके द्वारा स्पष्ट किया गया। पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश भ्रष्टाचार, वंशवाद एवं तुष्टीकरण भारत छोड़ो के समर्थन में खड़ा है। विपक्ष के एक धड़ा इस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो इनकी राजनीतिक बयानबाजियां जरूर हो सकती है, उनके द्वारा ये बातें की जा रही है। उनका सेंस बहुत स्पष्ट और तरीके से है कि हमारे शासन प्रशासन में जो बातें वंशवाद और आपको भ्रष्टाचार के हैं, आपको इसके पहले भी एग्जाम्पल दिए गए जिस केस स्टडी के तौर पर आपको बहुत से भ्रष्टाचार के मानक समझाए गए हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार अन्य राज्यों में केंद्र के स्तर पर है, इन सभी पर चर्चा की गई है, तो उन्हीं को आधार में रखिएगा। वंशवाद आप लोग को मैंने बताया था विभिन्न डायग्राम में, वंशवाद केवल राजनीति में नहीं है, हमारे आसपास शासन प्रशासन में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ कहीं ना कहीं मौन रूप से वंशवाद की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, या पूरे बृहद तरीके से वंशवाद के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। वंशवाद कहने का अर्थ यह है कि योग्यता हो भी नहीं फिर भी वो वारिस के तौर पर उसका उसका जो जो अगला वारिस होगा वो उसका जनरेशन से संबंधित लोग होंगे, डीएनए से संबंधित जो लोग होंगे वही संभाल सकते हैं। जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में आप देखते हैं, और मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया था, वंशवाद केवल कांग्रेस या अन्य पार्टियों में, भाजपा में भी वंशवाद के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो केस स्टडी समझाया था उसे देखिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दूंगा, उसे देख लीजिएगा ताकि रिकॉल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखें ताकि टॉपिक को अधिक कवर किया जा सके। यहाँ पर देखिए स्टेशनों का विकास, पूर्ण विकास की बात हो रही थी। उसी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों का पूर्ण विकास की आधारशिला रखी गई। इसी अवसर पर इनके द्वारा बातें की गई थी। और पीटी फैक्ट आपको यह याद रखना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास की आधारशिला रखी, तो 508 किन राज्यों में है, तो ये भी आपको पीटी फैक्ट के तौर पर यहाँ पर याद होगी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिलेगा, 55 बिहार को 9 मिल रहा है, जहाँ पर आपको पूर्णवाद, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, ज़्यादा संख्या यहाँ पर मिस कर दिया है, 39 होगा। 37 आपको बंगाल में होगा, मध्य प्रदेश में 34 होगा, उड़ीसा 25 होगा, पंजाब 22, झारखंड 20, हरियाणा 15, जम्मू कश्मीर 3, जहाँ पर रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जा रहा है। इसे आप लोग समझने का प्रयास किए, पीटी फैक्ट के तौर पर आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। चलिए नीचे आ जाइए, आगे कुछ न्यूज नहीं है। आप लोग को मैंने पैक्स एक्ट पढ़ाया था कुछ दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले का ये न्यूज एनालिसिस जाके देखिएगा, वहाँ पर पैक्स एक्ट के बारे में पढ़ाया था, आप लोग को याद हो तो। सहकारिता आंदोलन आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 सहकारी संघ से संबंधित टॉपिक में आएगा। साथ ही साथ पॉलिटी में यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे किस टॉपिक में, जहाँ पर वंचित वर्गों को सशक्त करना है, वहाँ पर
पैक्स पैक्स जो आंदोलन होते हैं, पैक्स सहकारिता आंदोलन होते हैं और पैक्स अधिनियम है, वो कहीं न कहीं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराती है। तो आपको दोनों को टैग करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा-सा इसको भी आप एक नज़र देखिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, इसमें बातें क्या की गई उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पुणे में जो है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है कार्यालय में डिजिटल पोर्टल की शुरुआत करते हुए केंद्रीय जो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया कि सहकारिता आंदोलन को किसानों एवं आम जनों हेतु उपयोगी बनाने के लिए आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए बातें की गई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते सहकारिता आंदोलन में महाराष्ट्र की भूमिका की सराहनीय योगदान रहा है, उसे समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में जहाँ 42% सहकारी समितियों में 42% महाराष्ट्र की है, जो देश में पंजीकृत जो सहकारी समितियाँ हैं उसका 42% आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो यह बहुत बड़ा योगदान है। और जो भी आपको देखते हैं गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको सहकारी समिति, जिसमें हम बात करते हैं अमूल सहकारी संघ का, आप नाम सुने, देश में उसका नाम है। तो कहीं न कहीं गुजरात के क्षेत्र में महाराष्ट्र के क्षेत्र में उसका विशेष योगदान है। इस सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हुए आगे देखते चलिएगा, इसका योगदान किस रूप से हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी है। अब प्रथम जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जो पैक्स की संख्या बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई है, हाल ही में आपको इससे संबंधित सुधार के कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, तो आपको उसको रिकॉल करके याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाल ही में पैक्स से संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं, जिस पर मैंने आप लोग को न्यूज एनालिसिस भी किया हो। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लगातार प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिससे आपका आउटपुट हो। और ठीक है ना, केवल पीडीएफ प्राप्त कर लेने से उसका की नोट्स बना लेने से आंसर आपका सिलेक्शन हो पाएगा? सोच के देखिए, लिखने की क्षमता डेवलप कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है दैनिक जागरण का, और आप लोग केवल बोलते हैं सर क्लास क्यों नहीं होता है, पीडीएफ क्यों नहीं दिया जाता है। तो जो पढ़ रहे हैं, तो इसे समझते हुए प्राथमिक ऋण समितियों का भूमिका मैंने आप लोगों को बताया था। देश के योगदान, देश के विकास में कैसे योगदान कर सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये कैसे सुधार कर सकता है, वंचित वर्गों को ये कैसे यह सहयोग कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर मैंने आप लोग को चर्चा किया था। अगर याद हो तो उसे रिकॉल करिएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। आंसर राइटिंग से ही इम्प्रूवमेंट मिलने वाला आप लोगों को है। अन्यथा कोई भी चीज़ें पढ़ लेते, उसका की नोट्स बना लेते, उसका कोई आपका आउटपुट ब्रॉड लेवल पर नहीं दे पाएगा। वो केवल आपके की नोट्स के तौर पर आपके बुक में शामिल होंगे। जब तक आप जांच नहीं करवाइएगा आपका सेंस किस, अच्छे स्टूडेंट अगर आंसर राइटिंग करते हैं वो भी गलतियां करते हैं। तो आप आंसर राइटिंग कीजिए। आपने पेमेंट किया है तो पेमेंट का उसका एग्जाम पूरा वसूल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अब एक दो लोग आंसर राइटिंग करते हैं, तो कभी कभी मेरा भी तो है ना, ह्यूमन नेचर है, तो क्षुब्ध हो जाए तो इन सब कार्यों को देखकर। तो थोड़ा सा क्या करना, आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, आंसर राइटिंग कीजिए, अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है ना। सहकारिता के जरिए तहसील स्तर पर अनाज भंडारण गोदाम तैयार किए जाएंगे। जैसे गोदाम की बात की जाए थी, हम आधुनिकीकरण करेंगे, डिजिटल मोड लाने का प्रयास करेंगे पैक्स के लिए। ये सब बातें चर्चा हुई थी, उसे याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 2 वंचित वर्गों की संरक्षा संबंधित विश्वविद्यालय में एससी एसटी जो है उसके छात्रों के भेदभाव रोकने के लिए एक समिति गठित की गई है। तो यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, ये भी आपको बताना है, ताकि आप इन सब चीज़ों से रूबरू होते रहिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि उच्च शैक्षणिक जो संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एससी जिसे बोला जाता है, और अनुसूचित जनजाति जिन्हें एसटी बोला जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से संबंधित अपने नियमों के बदलाव करने के लिए तैयार और एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। ध्यान रखिएगा, इस कमेटी के आधार पर बहुत से बातें उभर कर सामने आएगी। आयोग ने, यूजीसी ने क्या किया, 2012 में उच्च शिक्षण संस्थानों की समानता बढ़ाने के लिए नियम जारी किया। इन नियमों के आधार पर क्या सभी उच्च विद्यालय जो है शिक्षण संस्थान है, दाखिले में एससी एसटी समुदाय के किसी भी छात्र में अगर भेदभाव न हो ऐसी व्यवस्था करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, साथ ही साथ जाति, नस्ल, धर्म, भाषा, लिंग, शारीरिक अक्षमता के आधार पर क्या करता है, छात्रों के उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करता है। और हमारा शासन प्रशासन पूरा संविधान का यही कॉन्सेप्ट
इसी बात पर पूरी तरह व्याख्यात है कि हम किसी भी प्रकार का नस्ल, जाति, धर्म, भाषा और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के भेदभाव को लेकर क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और हम एक बेहतर शासन प्रशासन को स्थापित करेंगे। तो इस मूला भाव को समझिएगा और पूरी संस्थाएं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं या निजी संस्थाएं इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए SC ST OBC वर्ग के जो लोग हैं उनका शोषण हमेशा रहा, ऐसा नहीं कि केवल अन्य वर्गों के द्वारा, इन्हीं वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा भी किया जाता रहा। ऐसे केस स्टडी हजारों बार आपको मिलेंगे, तो इनको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ महिलाओं के भी प्रतिनिधि शिकायत निवारण तंत्र में आपको समितियों में अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे, इसी वर्ग के लोग होंगे, जिससे SC ST OBC वर्ग और उसके वर्ग के महिला जो होंगे उसको भी शामिल किया जाएगा। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस जो M सुंदरेश है, उनकी पीठ ने शैक्षणिक संस्थाओं में आधारित जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तवड़ी के माताओं को और यह दाखिल याचिका के तौर पर UGC को यह कदम उठाने का विवरण मांगा, जो आपने इस पर क्या कदम उठाया, क्या संबंधित नियम कानून आपने बनाया है इस मामले में, तो ये सब चीज़ें की जानकारी रखनी। तो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसा होना भी चाहिए। टोटल सेंसिटिव संस्थान इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जिसमें हम नैतिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार के नैतिक भ्रष्टाचार का अवधारणा नहीं होनी चाहिए। अर्थ कहने का यह है कि हम किसी प्रकार का जाति, नस्ल, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, महिला पुरुष के वर्गीकरण के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं तो नहीं, कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता का परिचायक है। 21वीं शताब्दी के इस दौर में जब हम आधुनिकता को इस स्तर पर देखते हैं कि हम चांद तक पहुंच रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं और AI के कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हुए, तो हम जात धर्म के आधार पर अभी भी हम उन संकीर्ण मानसिकताओं से घिरे हुए, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर आपको शोषण किया जाता है। हाल ही में आपको केस स्टडी के तौर पर देखे होंगे, किसी पुरुष के द्वारा, किसी दबंग पुरुष के द्वारा किसी वंचित वर्गों पर पेशाब कर दिया गया, टॉयलेट कर दिया गया। हाल ही में एक और जगह मामला हुआ, चोरों को पकड़ा गया तो जिसमें उस पर टॉयलेट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। इस केस स्टडी के आधार पर इनकी मौलिकता को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आने वाले समय में जाति, धर्म, नस्ल, भाषा आधार हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित मान्य होगा और हमारे नैतिक जवाबदेही को ठहराने के लिए क्या यह सही कदम होगा? इन सभी संदर्भों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। असम में बहुविवाह पर लगेगा प्रतिबंध। ये जो असम के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा यह बातें की गई है। देखिए, बहुविवाह का कॉन्सेप्ट प्राचीन आधार कबीलाई सिस्टमों में हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं कालांतर में हमारे सिस्टम में वो एग्जिस्ट वर्तमान तक दिखता है। कहीं ना कहीं इनसे क्या होता है, शासन प्रशासन के पास तो इसके संबंधित कर्षण मामले तो होते ही हैं, लोगों के पास धार्मिक आधार पर, शारीरिक आधार पर, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी होती है। तो यह बहुविवाह प्रथा किसी भी संदर्भ में उचित वर्तमान संदर्भ में नहीं हो सकता है। ऐसी बातें हो रही है, बातें सुनी जा रही है। तो असम के बहुविवाह प्रतिबंधित लगेगा, ऐसी सरकार के अगले साल अप्रैल से पहले विधेयक लाएगी। राज्य में बहुविवाह को प्रतिबंधित लगाने के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए असम सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा रविवार को रिपोर्ट दर्ज शामिल कर दिया गया है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार क्या करे, वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार विधेयक लाएगी, बातें हो रही है। विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बना सकता है। या इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं हमारे कंसर्न को लेकर आता है। हम नैतिक जिम्मेवारी की बात करते हैं या सामाजिक दायित्व की बात करते हैं, उस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यमंत्री शर्मा जी ने पोस्ट किया है, वो अब जाति, पंथ या धर्म से परे महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक इकोसिस्टम बनाने के करीब है। मैंने कुछ दिन पहले ही इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताया था। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्या करेंगे, आर्थिक रूप से सबल बना देंगे। महिला सशक्तिकरण का होता है सकारात्मक इकोसिस्टम को डेवलप करना। कभी याद है आप लोगों को मैंने इसके संदर्भ में बातें की थी, तो देखिए फिर मुख्यमंत्री के जुबान से ये बातें निकली है। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस आधार समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपके लिए यह इकोसिस्टम हमारे लिए
पॉजिटिव मैसेज लेकर आता है। महिलाओं का उत्पीड़न कई कई तरीके से होता है, केवल शारीरिक तौर पर उत्पीड़न को उत्पीड़न माना जाएगा, या मानसिक या उसके अस्तित्व को लेकर भी उत्पीड़न हो रहा है, तो वो महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक इकोसिस्टम को डैमेज करता है। तो सकारात्मक इकोसिस्टम जो हमारा है, पॉजिटिव इकोसिस्टम महिलाओं के उत्थान के लिए वो बहुत जरूरी है, जिसमें बहुविवाह कॉन्सेप्ट या ट्रिपल तलाक या इस प्रकार के जो महिलाओं का उत्पीड़न का कारक हो। हिंदू समाज में बहुत सी कुरीतियां देखने को मिलती है, जिसमें बेटियों का, बहुओं का उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है। जैसे आप इस संदर्भ में देखें तो वंशवाद का कॉन्सेप्ट, वंश बढ़ाने की प्रक्रिया में शोषण किया जाता है। इस प्रकार के अनेकों कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। तो उन इकोसिस्टम को बताने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके नज़र में सकारात्मक इकोसिस्टम क्या है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंध में संविधान का अनुच्छेद 25 भी स्पष्ट करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 से प्रावधानों में जांच करने को सौंपा गया। साथ ही साथ जो अन्य राज्यों में है नागरिक सम्मान संहिता की बात की जा रही है, सब बातें चर्चाएं रहेंगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। नीचे सीधे आ जाइए, ऊपर कुछ न्यूज ऐसा नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। एक पीटी फैक्ट के तौर पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संत रविदास के योगदान हमारे समाज के लिए क्या है, वो किस रूप से कार्य किए संत रविदास के द्वारा। देखिए उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा 12 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी आधारशिला आपको रखी जाएगी, कहाँ रखी जाएगी? मध्य प्रदेश के सागर जिले में, और नागर शैली में यह बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोग के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको नागर शैली पूछा था, याद अगर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इसके उत्तर में आप नागर शैली क्या है उसका परिचय बताइएगा। नागर शैली में कौन कौन सी प्रथम मूर्ति बनी है, और ये किन क्षेत्रों में नागर शैली की जो शैली मूर्ति कला के रूप में विकसित है, उसके राज्यों का नाम आप बता सकते हैं। इसकी वस्तुनिष्ठता क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा, ताकि मैं वेट करूं आपके उत्तर आने का। ठीक है ना? आप लोग के उत्तर की संख्या जितनी अधिक होगी, आंसर आपको दैनिक जागरण क्लासेज उतनी ही होगी। देखिए वन वे कम्युनिकेशन तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन पर हमेशा बात करता हूँ। एक तरफ से तालियां नहीं बज सकती हैं, इस चीज़ को समझिए। बस आप लोग के डिमांड करने से सप्लाई नहीं होगा कि हाँ सर क्लास ले लीजिए, क्लास ले लीजिए, उसके लिए कुछ आउटपुट देना पड़ेगा ना। तो आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, तो ही जाकर लगना चाहिए ना क्लास में कि हाँ स्टूडेंट एक्टिव मोड में है। जिंदा स्टूडेंट के साथ में क्लास ले रहा हूँ, मरे हुए स्टूडेंट से क्लास लिया जाता है? सोच के देखिएगा इन सब चीज़ों को। अब मैं ये सब बात क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो स्टूडेंट लगातार आंसर राइटिंग करता है वही इसका सिलेक्शन होता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा। नागर शैली क्या है, संत रविदास का योगदान क्या है हमारे समाज के लिए, और उसके बाद देखिए इस सबके आपको इस मंदिर का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कितने एकड़ में होगा, वर्ग फीट में होगा, ये सब थोड़ा सा अपने स्तर पर देख लीजिएगा। ये सब एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये सब खुद देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यह टॉपिक आज आप लोग अच्छे से पढ़ के इसका की नोट्स बना लीजिएगा। रीजन इसके पीछे आने वाले एग्जाम में इससे टॉपिक से प्रश्न जरूर होंगे। अधिक से अधिक संभावना है, 25% संभावना है इस टॉपिक से आपको आने वाले मेंस एग्जाम में प्रश्न होंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम, भारत इस पर लगातार कार्य कर रहा है। जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में आया है, मेड इन इंडिया प्रोग्राम भारत में आया है, तो भारत ने इस सेक्टर में बहुत ही इंक्रीज किया, बहुत ही उसके सकारात्मक बदलाव देखने का है, पूरा इकोसिस्टम बदल गया है। तो क्या हुआ, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है भारत सरकार। हाल ही में आपको इसके बहुत बड़े समझौते आपको देखने को मिले थे, तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इस सेंस को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। खासकर इस बार यूपीएससी के मेंस के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी का मेंस होगा, यूपी पीसीएस मेंस होगा, एमपी मेंस होगा, उन सभी के लिए ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से करके जाना आप लोगों को है। और ध्यान रखिएगा यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी आयात निर्यात वाले टॉपिक से यह जो दैनिक जाएगा यह टॉपिक है टैली कर रहा है। तो उसे अच्छे से देख के जाइएगा। आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को अच्छे तरीके से क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। इसका पीडीएफ आप मुझे युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिव्यू कर सकूं
और ओपन प्लेटफॉर्म है, उसे जरूर आप लोग यूज़ कीजिए। केवल निष्क्रिय होकर काम मत कीजिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, निष्क्रिय होइएगा तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, ठीक है ना। एक्टिव मोड में रहिए, एक्टिव मोड ज़्यादा सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बढ़ने के लिए यह समय अनमोल है। जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उनके द्वारा ये बातें की जाती रही है पहले भी, आज भी, आगे भी की जाएगी। जो भी हमारे देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। रीज़न उसके पीछे क्या है कि भारत उस इकोसिस्टम में फिट हो चुका है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट आपको देखने को मिलता है। हम उन राष्ट्रों के साथ सामने कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं जहां पर इस प्रकार के इकोसिस्टम डेवलप है, जिसमें हम चाइना की बात करते हैं, वियतनाम की बात करते हैं, अमेरिकी इकोसिस्टम की बात करते हैं, या तो दक्षिण कोरिया इकोसिस्टम की बात करते हैं। उसे समझने का प्रयास, हाँ, स्तर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, उस स्तर की चर्चा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और उसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के योगदान की चर्चा हमेशा पूछी जाती है, तो इसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देख सकते हैं, निवेश में, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने को मिला। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ये भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में समझना है। अब है कि इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दुनिया का विश्वास जताया है, इसे समझिएगा। साथ ही साथ ये भी समझना है कि निर्मित जो प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव है, पीएलआई योजना मैंने आप लोगों को कवर किया, स्कीम कवर किया। इससे तो मेक इंडिया कार्यक्रम को नई ऊर्जा मिली। आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 1.9 लाख करोड़ रुपये से लेकर 8.25 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। तो सोचिए कितना इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 38,000 करोड़ था, जो वर्तमान में आपको कितना हो गया 2023 में, यह बढ़कर 1.9 लाख करोड़ हो गया। तो समझिए कितना करोड़, 70 करोड़ के आसपास हम लोग वृद्धि किए। तो ये आम वृद्धि नहीं है, 2014 से वर्तमान तक कितना साल हुआ, 23 तक कितना साल हो रहा है। तो इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। तो इस सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जो आने वाले समय में भारत विश्व के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व को उभरता हुआ दिखेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी पूरा नया इकोसिस्टम लाना हो, इसके लिए पीएम भारत के जो एक स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी है, ये भी हम आगे चलकर, जब इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम डेवलप हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और भी हम बेहतर व्यापक कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स तैयार करना, ताकि हम इस सेक्टर में काम कर सके, उसका लाभ ले सके। तीसरी बात है ध्यान रखनी यहाँ पर कि अमेरिका के प्यूर्डू यूनिवर्सिटी के समझौता किया गया भारत के 104 विश्वविद्यालयों के नए पाठ्यक्रम लागू करने, जिसमें LAM रिसर्च सेमीवर्स, याद रखिएगा, सेमीवर्स का मदद लिया जाए, जिससे 60,000 इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसको सेमीकंडक्टर के को कौशल विकास उसमें किया जाएगा उनका, और ताकि हम उस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन ला सके। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व भारत का असीम प्रतिभा देश में दिसंबर 2024 तक अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप वाले सक्षम बनेगी। तो 2024 तक लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक पहली मेड इन इंडिया चिप बना सके, जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ करते हैं, जैसे इंटेल यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं ना इंटेल, उसी प्रकार से हम लोग चिप यूज़ करते हैं मेक इन इंडिया का। तो दिसंबर 2024 आंकड़े रखे गए हैं, जिसके आधार पर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। भारत खुद को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के रूप में विश्वसनीय ला रहा है। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर डेवलप हो सकता है। ये सब बातें की गई और इसमें सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी में बढ़ेगा भारत का कद। तो ये कैसे बढ़ सकता है, इसके आंकड़े यहाँ दिए गए। इसके बारे में आप लोग को पहले भी मैं चर्चा किया सेमीकंडक्टर के तौर पर। तो इन आंकड़ों को क्या करना है, बस राइट डाउन करना है, की नोट्स बना लेना है। 2 से 3 घंटा समय दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। आज बहुत सा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और मेहनत कीजिए, ठीक है ना। इन सब टॉपिकों से मेहनत किया जा सकता। शोध और विकास की नई यात्रा। देखिए, मैं R&D के बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर बेहतर शासन प्रशासन मुहैया कराना, डिमांड के अनुसार सप्लाई करना है, कम आय के आधार पर अधिक वस्तुओं का सेवाओं का पहुंच स्थापित करना है, तो हमें R&D को बेहतर मजबूत बनाना होगा। इसी पर देखिए, हमारे जो विवेक देवराय जी हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और जो हमारे आर्थिक सलाहकार के तौर पर, देश प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये बातें लगातार बोली जा रही है
कि भारत में विकास और नवाचार निवेश किसी भी राष्ट्र के सतत वृद्धि और समग्र समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह बातें होती रही हैं, तो इसको समझने का प्रयास सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने या स्टार्टअप नव जो उद्यम है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI को स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों शोध के लिए प्रोत्साहन देने के लिए R&D पार्ट को डेवलप किया है ताकि हम उसको अधिक से अधिक शोध कर सकें। साथ ही सरकारी नीतियों, पहल, शोध एवं विकास के सतत वृद्धि सामाजिक विकास और पुष्टि के लिए क्या किया प्रतिबद्धता दर्शा रहा है। साथ ही तकनीकी नवाचार और वित्तीय सोच महाशक्ति के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को समझिएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 क्या कहता है, इसकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, जो क्या कर रहा है, विधेयक को गत 4 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और संसद के दोनों सदनों में रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना संभव हो सकेगी। यह कहीं ना कहीं इसके स्थापना होने के बाद हम R&D ओरिएंट कार्य कर पाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले इस पर बात की थी, याद है, कि भारत में R&D के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, अगर हमें कम इन्वेस्ट कर अधिक अगर प्राप्त करना है तो हम R&D पार्ट को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम इन चीज़ की दूरगामी परिणाम नहीं प्राप्त कर। देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना पर बल दी जा रही है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। और भी देखिए होता क्या है कि हम अगर 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले 20 रुपया अगर हम R&D पर खर्च करते तो विश्वास मानिए इससे 100 रुपया से जो अभी लग रहा है वर्तमान में वो लागत घट के 80 रुपया हो जाएगा। वो R&D 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं वो इसी में मर्ज हो जाएगा, तो हम 20 रुपये की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार से R&D का महत्वपूर्ण होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। भारत तत्कालीन माध्यमिक अवधि में क्या है, दीर्घकालिक शोध लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस उपकरण का अकादमिक और शोध संस्थानों को शोध अनुसंधान बीजारोपण किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब बहुत से कार्य करते हैं दीर्घकालिक स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, RNF जो भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, सकारात्मक स्तर पर बदलाव ला रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयकारी कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा शोध और गतिविधियों के लिए सहज परिवेश बनाना जरूरी है, ताकि हम अच्छी बात यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल यही है कि रही है, बस शिक्षा मंत्रालय को इसके लिए क्रियान्वयन की गति बढ़ानी होगी। तो नई NEP में यह बातें की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ भारत सरकार आर्थिक वृद्धि के लिए स्टार्टअप की महत्ता को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। इसको लेकर 2016 में जहां देश के 442 स्टार्टअप थे, वहीं 2023 में लगभग 92,663 स्टार्टअप आपके देश में है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा, कितना गुना हुआ है। यह देश के इकोसिस्टम को बदल सकता है, नेचर को बदल सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बदल सकता है। इतना पावरफुल है यह स्टार्टअप कॉन्सेप्ट हमारे देश में। यह तभी हो सकता है और भी बेहतर तरीके जब तक हम R&D के कॉन्सेप्ट को धरातल पर नहीं लाएं। तो प्रयास यही रहेगा, जो भी टॉपिक बताया गया उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए। की नोट्स आप लोग बना के डेली टेलीग्राम कर रहा युक्ति IAS के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी लोग पेड ग्रुप में नहीं, जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखिए, वहाँ आंसर राइटिंग के प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो फ्री का करना चाहते हैं वो केवल कम्युनिकेशन ग्रुप में आंसर राइटिंग अपना भेजते रहिए, अपना एक्टिवनेस बढ़ाइए, कॉपी लगातार चेक होगी। ध्यान रखिएगा किसी बाध्यता किसी समस्या के कारण कॉपी चेक नहीं करते तो आप लोग पैनिक मत होइए, पैनिक होने से समस्या और भी विकट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग का समय के साथ कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी, कम से कम एक कॉपी के एक वीक का समय तो दीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए, बाकी चीज़ें हम लोग समय के साथ करते चलेंगे। चलिए फिर एक कल न्यूज एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद। युक्ति IAS को जरूर डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।